हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन एकेएम एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो अभी हम आज अपना क्लास 12 से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी तो वो केवल इसलिए आ सकती है कि आपकी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर क्लियर नहीं है। तो वहाँ पर भी दो चैप्टर हैं, अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप पहले उनको देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा, है ना। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको कराऊँ और आपको क्लास 12th का जो बोर्ड होता है वहाँ उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जैसे नीट वगैरह, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका क्या हो कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए सारे ही हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो, और जितने भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको भी हम करने वाले हैं। तो कुछ इसकी हम इस तरह से थॉरो स्टडी करेंगे। तो आपने बस बेफिक्र होके क्या करना है, इस लेक्चर को देखते जाना है और आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसको ही हम क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन का, एंड एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेलो एरिन का रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप किसी एल्केन में से हाइड्रोजन कम करके वहाँ पे हेलोजन एटम लगाते जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक हेलो एल्केन मिल जाता है। और इसी तरह से अगर आप बेंजीन रिंग में से क्या करते हो कि अपने हाइड्रोजन कम करते हो और वहाँ पर क्या लगा देते हो, हैलोजन लगा देते हो, तो आपको एरिल हैलाइड मिल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से है, मीथेन है। ठीक है, तो हमें पता है ये मीथेन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन एल्केन है। अब इसमें से अगर हम क्या करें, अपने हाइड्रोजन कम कर दें, हाइड्रोजन हटाते जाए, तो मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे हमने कोई सा भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, मान लीजिए हमने क्लोरीन लगा दिया। तो इस तरह से जो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, एक हेलो एल्केन। ये हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। हम बारी बारी से इसमें से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, है ना। मैक्सिमम आपके कार्बन पे क्या लग सकते हैं, 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो आप बारी बारी करके इनको इस तरह से हटा सकते हो। जैसे अभी ये CH3Cl है, इसमें से फर्दर आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन कम कर सकते हो और फर्दर कोई एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। फिलहाल के लिए हमने क्लोरीन ही ऐड कर दिया है। तो अब जो हमें फार्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, CH2Cl2, है ना। इनके नाम अगर आप देखोगे तो जनरल नेम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड, और हेलो एल्केन के बेसिस पे अभी जो आप नोमेनक्लेचर भी पढ़ोगे तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्या हो गया, डाईक्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन। तो ये तो आगे की चीज़ें हैं। मेन हमने ये देखा कि हमारे हेलो एल्केन प्रिपेयर कैसे होते हैं। तो हेलो एल्केन जस्ट क्या है कि हमारे एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन कम करते जाते हैं तो हमें, और हेलोजन लगाते जाते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिल जाते हैं। फिर इसी तरह से आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में से क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें पता है 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं हर कार्बन पे। यहाँ पे आप देखो इसको, अब यहाँ से आपने क्या करा कि हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और मान लीजिए कोई हाइड्रोजन वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया उस हाइड्रोजन की जगह पे। तो इस तरह से जो आपको ये मिलेगा, ये क्या है आपका, एरिल हैलाइड, है ना। इसको हम यहाँ पर स्पेसिफिक उसमें क्या बोल देते हैं, ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सबको। तो इस तरह से हमारी चीज़ें हैं। तो हेलो एल्केन्स कैरे कंटेन हैलोजन एटम attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contain halogen atom attached to the sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी आपको जानकारी दे दी है कि जो हेलो एल्केन है वहाँ पर जो आपका अटैच होता है हेलोजन एटम कार्बन से, वहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करते हो जिस पे आपका हेलोजन एटम अटैच है डायरेक्टली, तो वो क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और बेंजीन रिंग के हमें केस में हमें पता ही है कि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है ना। हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालनी आती होगी ये सब।
11th क्लास में आपने पढ़ लिया है। There are many halogen containing organic compounds occur in nature and some of these are clinically useful. These classes of compounds find wide application in industry as well as in the day-to-day life. तो इसमें अभी आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो हेलो एल्केन्स है या हेलो एरीन्स है वो डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे पढ़ लेंगे, है ना, कि जैसा आपने पढ़ रखे हैं सी एफ सीज होते हैं जो आपके, ठीक है, सी एफ सी जो होते हैं आपके, ये आपके क्या रेफ्रिजरेशन में काम आते हैं, ना, जिसका स्पेसिफिक जो यूज है वो जैसे आपने स्पेसिफिक उसमें बोले तो फिरॉन 12 होता है, ठीक है। तो ये सब आपने आगे टॉपिक में पढ़ने, ये तो जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है। तो आपने देख लिया कि हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरीन है क्या। ये क्या आपके हेलोजिनेटेड एल्केन्स या हेलोजिनेटेड एरीन्स ही आपके क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ से आ जाते हैं हम, पहला टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्लासिफिकेशन। कह रहे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इनको आप कुछ इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। पहला क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे कि कितने हेलोजन एटम अगर लगे हुए हैं। अगर अगर आपका एक ही हेलोजन एटम लगाया गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन बोल देंगे, है ना। अगर दो लगे तो डाई, और दो से ज़्यादा फिर लगे तो फिर इनको पॉली हेलोजन की कैटेगरी में रख देते हैं, जो कि ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी इस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक लिख के दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एथिल ग्रुप है और एथिल ग्रुप पे आपने कोई हेलोजन लगा दिया है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से होता है C2H5Cl, तो आप इसको क्या नाम देते, एथिल क्लोराइड, है ना। तो ये एथिल क्लोराइड अपने आप में क्या है, इस पे एक ही हेलोजन लगा हुआ है, तो आप यहाँ इसको क्या मानोगे आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, ये मोनो हेलोजन आपका कंपाउंड है, ठीक है, मोनो हेलोजन कंपाउंड है ये। समझ में आ रहा होगा सबको इतना। फिर यहाँ पर देखो इस वाली एल्किल चैन में, इस वाली एल्किल चैन में अगर आप देख पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपके दो हेलोजन लगाए गए हैं, ठीक है। एक है एल्किल चैन में इस तरह से CH2 ठीक है, डाईथेन था ये, मतलब इथेन था, इथेन मॉलिक्यूल था ये आपका इस तरह से CH3, इसको ऐसे लिख दिया गया था CH3, ठीक है। अब इस इथेन के एक एक हाइड्रोजन हमने कम करे और यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई सा भी हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो हमने Cl लगा दिया, ठीक है। पेन प्रॉब्लम कर रही है इस तरह से, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बन गया, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि दो हेलोजन लग गए, तो अब आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, डाई हेलोजन की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है, डाई हेलोजन की कैटेगरी में रख दोगे। समझ में आ रहा होगा सबको इतनी बात। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से आपकी कार्बन की चैन है, ठीक है, और इस पर आपने क्या लगाया, बारी बारी से हर कार्बन पे एक एक हेलोजन लगा दिया। तो ये आपको साफ दिख रहा है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्राई हेलोजन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। रियल में क्या रहा होगा इस तरह से कुछ कि CH3 CH2 CH3, ठीक है। नॉर्मल आपका एक प्रोपेन था ये, नॉर्मल प्रोपेन चैन थी। उस प्रोपेन चैन में से हमने क्या करा है कि एक एक हाइड्रोजन कम करे हैं और यहाँ पर हम हेलोजन लगाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, ट्राई हेलो एल्केन मिल गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। फिर यहाँ पर आप देखो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आपने क्या करा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने क्या करा, हेलोजन लगा दिया, है ना। सबको पता है कि भाई कार्ब, यहाँ पे बेंजीन हमारी क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, 6 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने वहाँ पे हेलोजन लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया, मोनो हेलो एरीन मिल गया। ठीक इसी तरह से अगर आपने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो आपको डाई हेलोरीन मिल गई, और इस तरह से आपने अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो आपको ट्राई हेलो एरीन मिल गई। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ ऐसा बहुत याद करने जैसा नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो वहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना है, इसको ज़्यादा कंसिडर करना है, ठीक है। पढ़ना हमने सब है, और इम्पोर्टेंट जो होता है एग्जाम के लिए वो मैं बता दूंगा आपको। मोनो हेलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, ठीक है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमने जो डिटेल में पढ़ना है वो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स ही पढ़ना है, तो उसमें कह रहे हैं कि इनको फर्दर मोनो हेलोजन कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है
जिससे वो लगा हुआ है, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है तो उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. They form a homologous series represented by this formula CnH2n plus 1x. ठीक है, कि एक हाइड्रोजन आपने कम करा उसकी जगह x लगाया है। They are further classified as primary, secondary और tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached. ये क्लासिफिकेशन जो हमारा पहला आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे sp3 कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहेगी, लेकिन उसमें भी फर्दर कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन करा जा सकता है। वो किस बेसिस पे है? उनके डिग्री के बेसिस पे, कि ये आपका 1 डिग्री है, या आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 3 डिग्री। ठीक है, आपको डिग्री निकालनी आती होगी, बाकी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर जिस कार्बन से आपका डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, आपने उस कार्बन की ही डिग्री डिसाइड करनी है। कैसे डिसाइड करनी है? कि उसमें कितनी एल्किल चैन लगी हुई है ना। अगर एक एल्किल चैन लगी हुई है तो उसको हमने प्राइमरी कंसीडर करना है। अगर वहाँ पर 2 एल्किल चैन लगी हुई दिख रही है जिस कार्बन पे आपका हेलोजन लगा हुआ उसको कंसीडर करते हुए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस वाले कार्बन पे आपको कितने एल्किल चैन लगाए गए हैं? टोटल 3 एल्किल चैन लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये क्या हो जाएगा? आपका टर्शरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो आपका कार्बन है उस पर जो हेलोजन लगा हुआ है, इसकी हमने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, ये इस क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? एलाइलिक हैलाइड्स। तो यहाँ पर भी जिस कार्बन पे आपका हेलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही कार्बन है। बस क्या है इसमें खास कि जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये इसके पहले आपका क्या आएगा? ये वाला ग्रुप आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? एलाइलिक पोजीशन। जैसे मैं आपको यहाँ से अलग से लिख के दिखा दूंगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इस ग्रुप के बाद वाली पोजीशन। ठीक है, इस तरह जो ये एल्कीन वाला पोर्शन है इसके बाद वाली जो ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। अब इस एलाइलिक कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये sp3 है, ये वाला पोर्शन तो sp2 है। इन दोनों की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। पर जो जिस कार्बन पे आपका हेलोजन हम अटैच करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैकेंट वैलेंसी चल रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? sp3। तो इस टाइप के कार्बन को आप क्या बोलते हो? एलाइलिक कार्बन बोलते हो। ठीक है, ये एलाइलिक कार्बन हो गए। इसमें कोई डिग्री का केस नहीं है, बस नॉर्मल आपको उन्होंने बताया कि एलाइलिक हैलाइड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसमें आपका बेंजाइलिक हैलाइड, जहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। पर ये sp3 कार्बन क्या होगी? कि आपकी बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होगी। ये पहले बेंजीन रिंग है, इस पे से आपकी क्या निकलेगी? ये sp3 कार्बन निकलेगी। ये वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे, एक वैकेंसी इसकी इस तरह से खाली चल रही है, और ये क्या है? अपने आप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस वाले कार्बन की बात चल रही है अभी। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक कार्बन। तो अगर इस बेंजाइलिक कार्बन पे अगर आप क्या लगा देते हो? हेलोजन लगा देते हो, तो आपको क्या मिल जाती है? आपकी बेंजाइलिक हैलाइड मिल जाती है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा इतना। अब इस बेंजाइलिक कार्बन में भी उन्होंने फर्दर डिग्री की पॉसिबिलिटी बताई है कि अगर आपका इस तरह से लग गया है तो ये 1 डिग्री है, और फर्दर अगर इसमें सब्सटीट्यूशन हो गया है, जैसे इस तरह से आप मान लो ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे मान लीजिए हमने क्या करा? इसके हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे कोई एक एल्किल चैन लगा दी, और फिर इसमें हाइड्रोजन लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखो, एक तो इससे बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, एक इससे एल्किल चैन कनेक्टेड है। इसके बेस पे भी इसकी डिग्री क्या हो गई है? 2 डिग्री। ठीक है, फर्दर इसी तरह से अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देंगे। हेलोजन तो हमने लगाना ही लगाना है ना। जो हम हैलाइड बनाना चाह रहे हैं तो हमें हेलोजन तो लगाना ही पड़ेगा। ये एक हमने एक एल्किल चैन यहाँ लगा दी, एक एल्किल चैन हमने यहाँ लगा दी।
तो 2 एल्किल चेन ये हो गई और एक आपकी एरियल चेन लगी हुई है, तो 3 कार्बन की चेन कनेक्टेड है। ये कार्बन की जो डिग्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 3 डिग्री। तो आपकी जो बेंजाइलिक हैलाइड है वो भी आपकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकती है ना। ये 1 डिग्री वाला केस, यहाँ पे केवल क्या है, एरोमेटिक रिंग ही कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपने देख लिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स आपके कितने हो सकते हैं। फिर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपका जो कार्बन हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी उसको देख लेते हैं। पहला केस इसमें दिया हुआ हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है डायरेक्टली उससे ही आपका क्या कनेक्ट हो जाएगा, हैलोजन कनेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि हमने ऐसे पढ़ा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये क्या अपने आप में सबको पता है, ये क्या है, एथीन है। अब इस एथीन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, और जो चैन अब बचेगी CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, एक वैकेंसी खाली है अभी इस कार्बन की, है ना। टोटल कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, लेकिन अभी मैंने एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दिया है। तो अगर इस एक वैकेंसी पे हम क्या लगा दें, इस एक वैकेंसी पे जो खाली चल रहा है यहाँ पे हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन ला के लगा दें, तो इस तरह से अब जो हमें हैलाइड मिलेगी इसी को हम क्या नाम देते हैं, विनाइलिक हैलाइड। इसी को हम क्या नाम देते हैं, विनाइलिक हैलाइड। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो ये कुछ हमारा इस तरह से विनाइलिक हैलाइड हो गया। यहाँ पर भी रिंग में भी अगर आएगा कुछ इस तरह से तो वो भी वही बात है ना। डायरेक्टली कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड वाली कार्बन है उससे आपका हेलोजन लगा है, तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो तो आप देख ही पा रहे हो क्या है, वो sp2 कार्बन, ठीक है, वो क्या है, sp2। यहाँ पर ये क्या है, sp2। समझ में आ रहा होगा सबको। फिर इस तरह से आपकी एरिल हैलाइड है, ठीक है। तो एरिल हैलाइड हमने पढ़ ही लिया, जिसको हम हेलो एरिन बोलते हैं। अगर आप बेंजीन रिंग से ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हो तो ये क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, ठीक है। तो इस हेलो एरिन में भी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपको पता है क्या होती है, sp2 होती है ना। कैसे होती है, ये सब तो 11th की चीज़ें हैं वैसे। ये कार्बन हम ऐसे बनाते हैं बेंजीन रिंग, है ना। तो जब कार्बन आपका क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है उसकी, sp2 रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2 है। और यह इस तरह की हमारी जो बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट कनेक्टेड है हेलोजन, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। बेंजीन पे कुछ और ग्रुप भी लग सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको एक सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड बना रहे हैं। अब बात आती है इसमें नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में आपको बस एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करी जाए तो इसको दो तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, आप सभी को पता है। एक होता है हमारा आईयूपीएसी सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी सिस्टम में हमारे जो एल्किल हैलाइड पे हमने जो एल्किल हैलाइड बनाया है ना, एल्किल हैलाइड बना है, या यूं कहें एल्किल चैन पर जो हमने हैलोजन लगाया है, उससे जो हमारा हमें मिला है हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, उसको हम क्या नाम देते हैं, हेलो एल्केन नाम देते हैं। तो वन वर्ड के तौर पे इसका नाम आता है कि पहले आपने क्या करना है, जो भी हैलोजन लगाया है आपने उसको नाम देना है, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे प्रियोरिटी कैसे देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने एल्केन चैन लिख देनी है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना। इसको देखोगे आप तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो क्या है, प्रोपेन था। उस प्रोपेन में से आपने क्या करा, ये एक हाइड्रोजन कम करके प्रोपाइल ग्रुप बना लिया, और उस प्रोपाइल ग्रुप पे फिर आपने क्या करा, कुछ इस तरह से ब्रोमीन लगा दिया। अब इसका नाम आईयूपीएसी में हम क्या बोलेंगे कि ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोल देंगे, ब्रोमोप्रोपेन, या मोर स्पेसिफिक उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वन ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। पोजीशन भी आप बता सकते हो ब्रोमीन की कि ये कहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे इस वाले को देखो, तो आपको बाकी रूल्स सब पता है कि लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी होती है, इसको वो आप कर लोगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से करा है तो 1 2 3, तो अगर यहाँ से भी करेंगे 1 2, हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। अगर यहाँ से भी करेंगे हम तो 1 2 3 मिलने वाला है, 1 2 3 मिलने वाला है। मतलब कहीं से भी जाएंगे 3 मिलने वाला है, तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है चैन को लेके।
सिर्फ आप वहाँ से कर लोगे जहाँ से आपका हेलोजन पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख गया, अब आपको दिख रहा है कि 2 पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हो, तो 2 मेथिल हो गया, और फिर यहाँ पर उसके बाद आपका सिंपल क्या आ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, जो भी है। तो आप पोजीशन बता रहे हो, पोजीशन भी बता दो कि 1 क्लोरो है। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आपने कंसीडर करना है। ये जो आपका हैलोजन है वो भी आपने कैसे कंसीडर करना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है कभी भी हैलोजन मेन, वो सब आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे नाम करा है उन्होंने कि 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह से है ये, आप देख लेना बेसिक क्या है, क्या बोलते हैं हेलो एल्केन के पहले आपके हैलोजन के नाम आएंगे, फिर आपके एल्केन चैन का नाम आएगा। बात करी जाए इसमें हेलो एरिन्स में, तो हेलो एरिन्स में क्या होता है कि आपका सिंपल ब्रोमो बेंजीन इस तरह से नाम दिया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यही कॉमन नेम भी है इसका, और यही आईयूपीएसी नेम भी कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल उसमें वन वन हैलोजन लगे हैं तब, अगर 2 लग गए तब थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये कॉमन नेम में हम उसको पोजीशन के बेस पे बोलते हैं, सबको पता है कि अगर 1 और 3rd पोजीशन पे होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन उसमें मेटा बोलते हैं। और यहाँ पर आप नंबरिंग दोगे तो 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। इस तरह से यहाँ पे देखो आप 3 लगाए हुए हैं, तो 1 और यहाँ पे 3, और फिर यहाँ से आओगे तो 5, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पर आपको क्या नाम देना पड़ेगा इसका, आप उसमें देखो आप, ये क्या है, ट्राइब्रोमोबेंजीन है ना, ट्राइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे सिमेट्रिकल भी जोड़ दिया उन्होंने, उतना करने की जरूरत नहीं है, ट्राइब्रोमोबेंजीन है कॉमन उसमें। ठीक है, फिर कॉमन नेम की अगर इसकी बात करें हम हेलो एल्केन्स की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। 2 वर्ड की तरह इसका नाम दिया जाता है। एल्किल चैन 1 वर्ड अलग है और हैलाइड ग्रुप अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा, इसको हमने पहले यहाँ पर कॉमन नेम में प्रोपिल बोलना है, फिर उसके बाद हैलोजन का नाम आएगा, है ना। जस्ट एक तरह से उल्टा हो रहा है, वहाँ पर हमने हैलोजन का नाम पहले दिया आईयूपीएसी में, फिर इसका नाम दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमने कॉमन नेम में पहले एल्किल चैन का नाम देना है, फिर अपने हैलाइड ग्रुप का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद भी थोड़ा सा देख सकते हो, देख लेना, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड, खुद कर लेना आप इसको, मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ इसमें। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते पूरे एग्जाम में, अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना। तो उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस एज सच देने की जरूरत नहीं है, बस आपको हल्का ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि नेमिंग होती कैसे है, क्या क्या नाम होता है इनका। तो क्या है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हम आगे इसमें क्या प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ पाएंगे। अगर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की देखी जाए बात, तो मान लीजिए हमने कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरह से, हमें पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड हमने इस तरह से बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, कोई सा भी हो सकता है, वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनमें से कोई सा भी आपका हेलोजन एटम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्रुप लगे हुए सकते हैं इन पे, या तो एल्किल चेन लगी होगी या फिर सिंपल आपके हाइड्रोजन लगे होंगे। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारा हेलोजन है ये काफ़ी क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा है, बाकी इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करी जाए तो क्या है, कार्बन से तो ज़्यादा ही है ना। इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। एग्जैक्ट डेटा हमें ऐसे याद कर नहीं भी रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही करने की ज़रूरत है। हमें पता है इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है ना। जैसे क्लोरीन की ऑलमोस्ट 3 होती है, और बाकी इनके भी थोड़ा उसी के अराउंड में। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि जो कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.5 होती है, उससे इन सभी हैलोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई होती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे हम इसके
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो ये हमारा कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी अगर बाहर से न्यूक्लियोफाइल आता है, उसको ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन का सेंटर दिखता है, और ये वहाँ इजीली क्या कर लेता है, आपका अटैक कर लेता है। और सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड आपका इस तरह से हाइड्रोजन का ब्रेक हो जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या लग जाता है, न्यूक्लियोफाइल, और आपका जो हेलोजन एटम है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो ये हेलोजन एटम है ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी उसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आके लग जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, और न्यूक्लियस लविंग क्या कौन होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो क्यों पॉजिटिव चार्ज लविंग है, क्योंकि ये क्या है, हाईली क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसको क्या है कि ऐसे स्पीसीज की तलाश है जहाँ पर क्या हो, पॉजिटिव सेंटर हो, वहाँ पे जाके ये अपना अटैक कर ले। ठीक है, तो इससे फाइनली हुआ क्या कि आपका जो हेलोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और आपका कोई बाहर से नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जुड़ जाती है। इस रिएक्शन को ही हम आगे जब देखेंगे तो इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा पेन कम चल रहा है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने आके हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबको इतना बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर कुछ डेटा प्रोवाइड करा गया है, इसको अगर आप देख लेते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको क्या है कि मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड इस तरह से लिख के दिए गए हैं। फिर इनकी कुछ बॉन्ड लेंथ बताई गई है कि पिकोमीटर में कि जो आपका CH3F है वो सबसे शॉर्टर बॉन्ड है 139 पिकोमीटर का। फिर ऐसा आप देख रहे हो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है नीचे आने पे। यहाँ पे क्लोरीन के केस में 178 हो गई, मेथिल ब्रोमाइड में 193, और यहाँ पर मेथिल आयोडाइड में क्या है 214 पिकोमीटर। तो ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया, ये आपका क्लोरीन वाला शॉर्टेस्ट है, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो सबने थोड़ा बहुत 11th में इतना तो पढ़ा ही है कि भाई जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो लॉन्गर बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो अगर आप इनका देखोगे भी कि जो डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो इसके केस में 234 है, और सबसे मैक्सिमम किस में है, 452, फ्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अगर कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है तो हमें बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए, 452 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, जल्दी ब्रेक नहीं होते। तो मेथिल फ्लोराइड के केस में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल देखने को नहीं मिलेंगे एज सच। ठीक है, जबकि इनके केस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या करते हैं, आपके इजिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आज के टॉपिक में हम फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आप अभी वीडियो लेक्चर पे बने रहिए और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड आपको बताया गया है फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल से हम किस तरह से आपके क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बुक में कुछ इस तरह से लिख के दिए गए, मैं आपके इनको रियल एग्जांपल लिख के समझाता रहूँगा। ये क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी एक एल्कोहल है, ठीक है, CH3C, इस तरह से OH, CH3, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आप H कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अगर डिग्री के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना। दो एल्किल चेन लगी हुई है ना इस एल्कोहल पे, तो ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। इस 2 डिग्री एल्कोहल में हमने मान लीजिए क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। तो अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर
यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, हमें पता है। ये लोन पेयर की हेल्प से क्या कर सकता है, इस एसिड पे अटैक कर सकते हैं, इसके प्रोटॉन पे अटैक कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, देखो आप, सी एच थ्री, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, पेन थोड़ा इसका प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में। फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक है, क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। बाकी आपका क्लोराइड तो बाहर निकल चुका है, वो कहीं बाहर पे ऐसे मौजूद होगा। अब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि ऑक्सीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे क्या नहीं है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। वैसे इनका बॉन्ड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज रहा होगा। अब ये और ज़्यादा वीक हो गया, और ज़्यादा पोलराइज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसे ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन। समझ में आ रही है बात। यह हाइड्रोजन इस तरह से है, तो ये अपने आप में क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, ये कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए ना। यहाँ पे देखो ऐसे कार्बन के ऐसे 3 बॉन्ड बन गए और पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या बन चुका है, एक कार्बोकेटायन बन चुका है। ठीक है, ये क्या बन चुका है, कार्बोकेटायन बन चुका है। अब इस कार्बोकेटायन पे जो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था क्लोराइड आयन, ये इजिली आपका ऐसे अटैक कर लेगा। ठीक है, और इस अटैक से आपको क्या मिल जाएगा, देखो, CH3CHCl। इस तरह से आपको क्या मिल गया, एक हेलो एल्केन मिल गया है ना। और इसका एग्जैक्ट नेमिंग आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, इसको 1 2 3। ठीक है, क्या बना है, ये 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो ये मेथड हम मैंने इसको यहाँ पर इस तरह की ही अल्कोहल क्यों लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल था। अगर आप इसकी डिग्री निकालोगे तो ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये जो मेथड है कि आप अल्कोहल में एसिड डाल के क्या बना लो, अपना हेलो एल्केन बना लो, ये मेथड जो वर्क करता है स्पेशली वो 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए ही करता है प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। बाकी आप थ्योरी में इसको मेथेनॉल में भी डाल के बना दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा। पर रियल में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो मेथिल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, वहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये मेथड का इस्तेमाल आप कब करते हो, कि जब आपके 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, वहाँ पे जिसका इस मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करा जाता है। बाकी अगर आपको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा कि मिथेनॉल में HCl डाला हुआ है और एरो के ऊपर ऐसे ZnCl2 डाल दिया है, तो आप बना दोगे, मेथिल क्लोराइड भी बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर क्या नहीं है, सुटेबल मेथड नहीं है, लैब कंडीशन के हिसाब से सुटेबल मेथड नहीं है। ठीक है, तो ZnCl2 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक कैटालिस्ट है। और इस पूरे रिएक्शन को हम लुकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस नाम किससे जानते हैं, लुकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिख के दे रहे हैं, जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है अल्कोहल की विथ हेलोजन एसिड या हेलो एसिड, मतलब जैसे HCl HBr HI ये सब डाल रहे हो आप, तो वो क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो हेलोजन एसिड के साथ, वो क्या है, सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 डिग्री की। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर सकता है। वो अल्कोहल तैयार है कि हाँ ठीक है, मैं कार्बोकेटायन बना के फटाफट रिएक्शन कर लूँगा। 2 डिग्री भी एक बार के लिए कर लेगा, लेकिन 1 डिग्री नहीं करेगा। जैसे ये हो गया आपका मेथेनॉल या इथेनॉल, ये नहीं करेंगे, ये 1 डिग्री है, तो ये प्रेफर नहीं करेंगे इस तरह से रिएक्ट करना। तो इसलिए लुकास टेस्ट लैब में करा जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल आपका क्या है, तुरंत रिएक्शन करके क्या देता है, टर्बिडिटी देता है। ठीक है, टर्बिडिटी क्या होती है, क्लाउडीनेस होती है, ये थोड़ा सा प्रेसिपिटेट सा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री आपका तुरंत दे देता है। ठीक है, मिक्स करते ही आपका जो 2 डिग्री है वो 5 मिनट्स के विद इन रूम टेम्परेचर पे आपको टर्बिडिटी दे देता है। और जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पर कोई टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इस मेथड से रिएक्ट ही नहीं करता है प्रैक्टिकली। कब रिएक्ट करेगा, कि जब आप उसको ज़बरदस्ती हीट वगैरह करोगे तब करेगा। ठीक है, तो ये मेथड आपका क्या है, लुकास टेस्ट भी कहलाता है। और ये डिफरेंशिएट करने के काम में आता है किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप वहाँ पर
जिसने नोट अगर कुछ करना होगा तो वो वीडियो रोक के नोट कर लेना। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसमें क्या है, हमने सोडियम ब्रोमाइड डाला है। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड डाला है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या मिल रहा है, इस तरह से एक ब्रोमो एल्केन मिल जा रहा है ना। ब्रोमो एल्केन मिल जा रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड मिल जा रहा है, बाकी का ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये मेथड कैसे हुआ है, ये मेथड भी सेम उस पर ऑपरेट कर रहा है कि मान लीजिए आपका कोई इस तरह से अल्कोहल है। ठीक है, इस बार मैं 3 डिग्री अल्कोहल लिख दे रहा हूँ, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसमें आपने एसिड डाली हुई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, प्रोटॉन का सोर्स है ये। ठीक है, और ये तो अल्कोहल है, इस पर लोन पेयर है, तो ये क्या अपना मिक्लुइस बेस है, ये प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते ही इस पर क्या हो जाएगा, जैसे पिछले मेथड में हमने करा था सेम वही चीज़ चलेगी, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये OH2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक करते ही मैं यहाँ यहीं पे मिटा के लिख दूँ, ये तो वाटर तो बाहर हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वाटर आपका बाहर निकल गया है, तो उस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको पता है, ये तो क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, भले हमने ऐसे NaBr लिखा हुआ है, पर एक आयोनिक कंपाउंड है, मतलब ये ऐसे है Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। और Br नेगेटिव क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, तो ये कैसे एक्ट कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका Br नेगेटिव अब इस पे अटैक करके क्या बना लेगा, आपका एक ब्रोमो एल्केन बना लेगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा अल्कोहल चुना है, उसके हिसाब से बना लेगा। जैसे यहाँ पे क्या बना लेगा, ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बना लेगा, है ना। अगर मैं इस पर ब्रोमीन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक के। तो ये जो ऊपर के दो मेथड हैं, ये किसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, कि जब आपके अल्कोहल क्या हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हो, उनके लिए मेथड आपके ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो ये हमारे आ रहे हैं, ये वाले, इसमें हमने क्या करा है, फॉस्फोरस हैलाइड मिलाई है। क्या मिलाई है इसमें, फॉस्फोरस हैलाइड मिलाई है, जैसे यहाँ पे PX3। तो ये PX3 या तो PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है, एक बार के लिए Pi3 भी हो सकता है, पर जनरली PCl3 या PBr3 होगा, फ्लोरीन नहीं होगा, है ना। फ्लोरीन जनरली आप बना ही नहीं पाओगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, एक दो स्पेसिफिक मेथड है, बस उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे इन मेथड से। ठीक है, हम क्या बना सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो अगर आपके प्राइमरी अल्कोहल होंगे तो हम इन मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्या कि उसमें PCl3 या PBr3 मिलाया, तो हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, पर अब मैकेनिज्म पे जाओगे तो इसका मैकेनिज्म तो अभी हमने बाद में पढ़ना है रियल में, SN2 सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे आप हर रिएक्शन पे नहीं जा सकते, है ना। वो आप तब करोगे कि जब आप बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा बस रिएक्शन को समझ के अप्रोच करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है ROH, और इसमें आपने क्या मिला है, कुछ PX3 या मान लो हमने PCl3 मिला है। ठीक है, तो आप बस इस तरह से जैसे बुक में दिया हुआ इसी तरह से इसको याद रखो, ये 3ROH है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली जो अल्कोहल इस्तेमाल होगा वो कोई क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल लिख सकते हैं या इथेनॉल लिख सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कोई से भी हो। और क्या हो जाएगा उससे, कि आपने इस OH ग्रुप को हटाना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, एक Cl लगा देना है। ठीक है, और बाकी का आपका H3PO3 बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, 1 डिग्री या मिथेनॉल के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है। जो अगर सब्स्टिट्यूशन देखा जाए कैसे होता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है इसी चैप्टर में आपको बाद में समझाया गया। सेम लाइक अगर आप PCl5 डाल देते हो तो आप यहाँ से अल्कोहल से इस तरह से क्या बना सकते हो, एल्किल हैलाइड बना सकते हो, PuCl3 और HCl बाहर हो जाएंगे। एक मेथड आपका और क्या है, कि अगर आप उसमें रेड फॉस्फोरस और हैलोजन डाल देते हो, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन स्पेशली इनके लिए इस्तेमाल होता है, क्लोरीन के लिए भी नहीं होता है, तो वहाँ पर आप क्या बना सकते हो, इस तरह से अपना एल्किल हैलाइड बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने C2H5OH ले लिया, इसमें क्या मिला दिया, Br2,
और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2H5 Br, C2H5 Br, और बाकी का अपना जो भी उसके साइड प्रोडक्ट निकल सकते होंगे है ना, HBr, वो बाहर हो जाएगा। तो एक मेथड आपका ये हो गया। ये नेक्स्ट मेथड है जो लास्ट मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, जो यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसको नाम दिया जाता है थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये आपका स्पेशली क्या है, क्लोरो एल्केन बनाने के काम आ रहा है ये मेथड। इस मेथड की खासियत क्या है कि जब आपका इस मेथड से जो हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन बनता है, उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं SO2 और HCl, वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। किस फॉर्म में निकलते हैं, गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। तो ये तो आपके क्या है, जस्ट स्केप कर जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर से, और आपको क्या है, एक तरह से प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है आपको, प्योर क्लोरो एल्केन मिल जाता है। आपको उसको अलग से फिल्टर मेथड या फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मेथड को आप ध्यान से देख लेना, लास्ट वाला मेथड भी ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी एक एग्जांपल मैं लिख कर दिखा देता हूँ, रियल एग्जांपल आपके लिए। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से CH3OH, इसमें हमने क्या करा, थायोनिल क्लोराइड डाल दी SOCl2। तो अब इससे क्या होने वाला है, इसमें CH3Cl, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐसे लग रही है, बाकी आपका HCl, एक क्लोरीन जो बची हुई है वो हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से SO2 गैस। ठीक है, आप इसको बाकी अपने समझने के लिए कैसे भी लिख सकते हो कि आपको रिएक्शन कराना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे एक Cl लिख दिया आपने, यहाँ पे SO2 लिख दिया। अब आपने क्या करा, इसको CH3OH, इसको HCl को ऐसे बाहर कर लिया। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन को भी आपने बाहर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ गलत करा यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखना था हमें, क्लोरीन लिखना था। ठीक है, यहाँ पे CH3HCl बाहर हो गया है, ऑक्सीजन के साथ ये SO2 बाहर हो जाएगा, ये इतना वाला पोर्शन बाहर हो जाएगा, और आपको लास्ट में क्या लिख देना है, बचे हुए पोर्शन Cl को यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो अपने आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल भी याद करा जा सकता है। दूसरे मेथड आपके इम्पोर्टेंट है, इससे कहीं ज़्यादा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से भी आप क्या बना सकते हो, अपने हेलो एल्केन्स बना सकते हो। ठीक है, जिसमें पहला मेथड है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड। तो इस तरह से ये कुछ मेथड आ रहे हैं इसमें, और भी कुछ मेथड आएंगे। ठीक है, तो अभी ये क्लास क्या है कि काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो ऐसा करते हैं कि इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट देखेंगे दोबारा से इसी प्रिपरेशन को फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अभी हमने पहला मेथड कर लिया इसमें प्रिपरेशन का, फ्रॉम एल्कोहल्स के, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, तो एल्कोहल से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हो। ठीक है, जिसमें से आपने क्या देखा कि एक तो एल्कोहल में अगर हम क्या डालते हैं, अपना हेलोजन एसिड वगैरह डालते हैं, ClH, Br, Hi, तो बना सकते हैं। एक हमने दूसरा मेथड क्या देखा, अगर आप एल्कोहल में क्या डालते हो कि सोडियम ब्रोमाइड डाल देते हो, या सोडियम क्लोराइड भी चल जाएगा एक बार के लिए, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो, तो आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर भी अपना हेलो एल्केन या ब्रोमो एल्केन बना सकते हो। फिर इसी तरह से आपने क्या देखा कि अगर आप अल्कोहल में क्या डाल देते हो, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड डाल देते हो, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, एल्किल क्लोराइड बना सकते हो। फिर इसी तरह से आपने देखा कि अल्कोहल में अगर आप क्या डाल देते हो, PX3, है ना, PCl3 या PBr3, वहाँ पर भी आप क्या बना सकते हो कि अपना एल्किल हैलाइड बना सकते हो। फिर आपने क्या देखा कि अगर आप इसमें क्या डाल देते हो, अल्कोहल में स्पेसिफिकली PCl5 डाल देते हो, तो यहाँ भी आप क्या बना सकते हो, एक क्लोरो एल्केन बना सकते हो। और एक मेथड आपने देखा था कि अगर हम अल्कोहल में क्या डालते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर आप क्या डाल देते हो उनमें, Br2 या फिर I2, तो भी आप क्या बना सकते हो, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना सकते हो। तो ये कुछ मेथड है, इनको आपने याद कर लेना है। बाकी जो मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें वो भी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मेथड कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो उसको
लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।